हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान विषय के जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, अस्मरणीय तथ्य। ठीक है, तो हम लोग अस्मरणीय तथ्य के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि अस्मरणीय तथ्य क्या है। ठीक है, तो पहला जो तथ्य है बोल रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। मीन्स आपके आसपास जितने भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है सबको वैज्ञानिक ने क्या कहा, पदार्थ का। हम लोग तो वस्तु कहते हैं, जैसे चेयर, किताब, कॉपी, कलम, ये सब क्या हमारे लिए वस्तु है, लेकिन वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से यह क्या है, एक पदार्थ है ना। नेक्स्ट पॉइंट यह क्या बोल रहा है, देखिए भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। यह मूल पांच तत्व है वायु, कौन कौन सा है, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग सुने भी हैं कि हम लोग पंच तत्व से मिलकर विलीन है, जैसे बने होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। और ये पंच तत्व कौन कौन से, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान या आयतन घेरती है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब है कि पदार्थ क्या है ना। क्वेश्चन यहाँ पे राज किया जा सकता है कि पदार्थ क्या है, तो यह पदार्थ किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, है ना, या आयतन हो, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे उस वस्तु को। अब देखिए मान के चलिए आप किताब ही देख लीजिए, किताब का कुछ भार होता है, वजन होता है, साथ ही साथ उस वह क्या करती है, जहाँ पे उसको रखे रहते हैं तो उतना के बराबर वो स्थान को घेर लेती है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो पदार्थों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। मतलब कोई भी वस्तु जो है, मतलब द्रव जो है वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में। मीन्स आप वाटर को देख लीजिए, वाटर हमारा द्रव का एग्जाम्पल है। कोई ईंट देख लीजिए, ईंट हमारा ठोस का एग्जाम्पल है। साथ ही देखिए परफ्यूम है ना, परफ्यूम जो है ऑक्सीजन ये सब ज़्यादा इतना सारा दिख रहा है, सब गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये बता रहा है कि इस तीनों में से सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका होता है, ठोस का। उसके बाद किसका होता है, द्रव का। उसके बाद गैस का। मीन्स ठोस एक का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे को बहुत ही, जो पार्टिकल होते हैं ठोस के, वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इसलिए अगर दोनों तीनों को एक साथ छोड़ा जाए तो ठोस तो जहां है वहीं रह जाएगा, लेकिन द्रव कुछ दूरी तक ट्रेवल करेगा। साथ ही साथ गैस की बात करें तो गैस बहुत दूरी तक तय कर लेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पानी गिराएंगे, पानी द्रव का एग्जाम्पल है वो, और गैस जैसे परफ्यूम छोड़ेंगे तो उसका सेंट कितना जल्दी किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है और गैस के कणों में सबसे कम, तथा द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान तथा और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए यह अधिकतम, परंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में अवस्था में आ जाती है, और
गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, उस प्रोसेस को बताया है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। मीन्स कोई भी अगर ठोस पदार्थ हो उसको अगर हम गर्म करें तो पहले क्या होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर के द्रव के बाद गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में, प्रक्रिया में, ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि द्रव में, है ना। तो जो पदार्थ को अगर हम ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, वह उसके जस्ट अपोजिट गैस से डायरेक्ट हम लोग ठोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कपूर एग्जाम्पल है, कपूर। कपूर को अगर हम गर्म करते हैं, आग जलाते हैं, है ना, पूजा के टाइम में जो कपूर यूज होता है आरती दिखाने के लिए, उसको अगर जलाते हो तो द्रव में वो कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में जल के रूप में उड़ जाता है जल के। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्ध्वपातन का नियम है, आपको समझने में आसानी होगा। नेक्स्ट है वाष्पीकरण, एक सतह की परिघटना, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसकी बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडलीय के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण जो होता है ना, इवेपोरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या कि कैसे किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, किस किन कारकों पर डिपेंड करता है कि वाष्पीकरण कम होगा कि ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सतही क्षेत्रफल, मतलब किस उस जिस जहां पे वो वाष्पीकृत हो रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, साथ ही साथ तापमान वायुमंडल का क्या है, आर्द्रता क्या है, और फिर वायु की गति। मीन्स अगर कपड़ा को सुखाते हैं, देखिएगा तापमान अधिक रहता है तो वाष्पन बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी से कपड़ा सूख जाता है। अगर आर्द्रता का मौसम आ जाएगा, मीन्स अगर ठंड का मौसम रहता है तो उस समय धूप तो निकलता नहीं है, लेकिन आर्द्रता के कारण वो बहुत लेट से कपड़ा हमारा सूखता है। साथ ही अगर हम वायु की गति की बात करें कि उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वाष्पीकरण तेज होगा कि स्लो होगा। ठीक है, मीन्स अगर वायु गति तेज होगी तो क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है बहुत जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर वायु की गति अगर धीमी होती है तो हमारे कपड़ा भी बहुत टाइम में सूखता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर वाष्पीकरण की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है ना। आप महसूस भी किए होंगे कि गर्मी के टाइम में क्या होता है, देखे होंगे पूरा पसीना से हम लोग तरबतर हो गए हैं कुछ काम करने या दौड़ने के बाद, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हवा चलती है हमारा जो पसीना सूखती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमको ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब पर और द्रव के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तन करने में प्रयोग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो VVI है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक ना एक रहेगा। जैसे कि आपको दिया होगा राशि, मात्रक और प्रतीक चिन्ह, है ना। इसमें से आप कोई किसी से लेकर के भी इसके क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन्स अगर राशि की बात करें तो तापमान, है ना, तापमान एक क्या है, राशि है, और उसका जो मात्रक है उसको मतलब उसको मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो केल्विन में किया जाता है। और इस केल्विन का जो सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, और उसका प्रतीक चिन्ह के होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला आगे चलते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको आप अच्छा से ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI बोल सकते हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि ये VVI है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए लंबाई, तो लंबाई क्या है, राशि है, और लंबाई का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, मीटर। क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो M होता है। नेक्स्ट अगर संहति की बात करें, ये भी एक बहुत राशि है जिसका जो
क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम इसका क्या होता है, मात्रक होता है, और इसका सिंबल होता है केजी। ठीक है, इसको हम केजी में नापते हैं, मतलब कोई वजन हो जाता है, आटा तोलना होता है तो किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भार का, है ना। भार भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को का अगर सिंबल की बात करें तो उसको एन से दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आयतन के बारे में, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का जो ऐसा ही मात्रक है तो उसको घन मीटर बोलते हैं, मीन्स मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं इसको सिंबल के रूप में। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं जिसको डेंसिटी बोलते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और बच गया है जो राशि है दाब। दाब को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो पास्कल होती है, और इसका जो सिंबल होता है पीए से दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मतलब देखिए लगभग ये खत्म ही हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाली है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो सब्र है वो खत्म हुआ। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि पदार्थ पढ़े थे। ठीक है, तो इस वस्तु का इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वे हैं डैश, अग्नि, अग्नि, आकाश, वायु, या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि हम लोग 5 तत्वों हम लोग पढ़े थे ना, कौन कौन था, अग्नि था, वायु था, आकाश था, और मिट्टी था, है ना। ये सब आ जाएंगे 5 तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ बने होते हैं, तो पदार्थ किससे बने होते हैं बच्चों, चलो बताइए, पदार्थ किससे बने होते हैं, तो कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं, कैसे होते हैं, देखने योग्य होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, या बड़े आकार के होते हैं। तो आपको बता दें बच्चों, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते है ना, बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोट नग्न होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बोलेंगे, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, तो 5 में बताता है 5 क्या बोल रहा है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या वृद्धि होती है, घटता है, कोई नई परिवर्तन नहीं होता है, पहले से दुगुना हो जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। आप इसको टिक भी लगाते जाइएगा ताकि आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा अगर ज्यादा सही होगा तो। क्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, पहला जल, ईर्ष्या, गंध, या इत्र की सुगंध। तो बच्चों हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या हो जाएगा। ठीक है, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, और जो डी है वो तापीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की गति होती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा सही हो जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। क्या बोल रहा है 8 नंबर कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होती है। अगर ताप को बढ़ा देंगे तो उस पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गति में तेजी हो जाती है पदार्थ के कणों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर जो क्वेश्चन है, हम लोग 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है,
पदार्थ 9 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, पदार्थ कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, प्रासरण कहलाता है, संवहन कहलाता है या चालन कहलाता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवहन कहलाता है, स्वतः जो मिलना वो संवहन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर चलेंगे। 10 नंबर में क्वेश्चन है पानी 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ की किस गुण का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पदार्थ है ना? स्नेह, घृणा, विचार या घड़ी? तो आपको बताते हैं आंसर सही हो जाएगा घड़ी इसका, कि घड़ी हमारा क्या पदार्थ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ठोस के बीच जो आकर्षण कणों का जो आकर्षण बल होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, इसलिए उसको तोड़ने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? जब हम किसी ठोस में बाह्य बल लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, या आकृति बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आकृति नहीं बदलती। कितना भी बाह्य बल लगा ले तब वो उसका आकृति नहीं बदलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा 12 नंबर हो गया था, 13 नंबर हो गया था ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और साथ ही टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है द्रवों का क्या होता है? तो आकार और आयतन निश्चित होता है, पहला बोला। सभी में बोल रहा है कि आकार निश्चित अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। सी नंबर बोलता है आकार और आयतन अनिश्चित होती है, और डी नंबर बोला इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि आकार अनिश्चित होती है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है परंतु जो आयतन होती है बच्चों वो निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि आकार अनिश्चित इसलिए क्योंकि अगर कोई द्रव है जैसे जल एक द्रव है, अगर उसको जिस शेप में डाले या बोतल में डाले या गिलास में डाले या किसी बर्तन में डाले वो जल उस शेप में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका आकार अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है, परंतु जो इसका आयतन है वो निश्चित ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसीय अवस्थाओं में कणों की गति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए नियमित, बी में है अनियमित, सी में है नियमित और तीव्र, और डी में है अनियमित और तीव्र। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अनियमित और तीव्र होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवों में किसका विसरण संभव है? जो द्रव होता है लिक्विड होता है किसमें किसका विसरण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है या दोनों अनिश्चित होता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों जो ठोस पदार्थ होता है सॉलिड होता है उसका जो शेप एंड जो वॉल्यूम होता है वो दोनों निश्चित होता है। मीन्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? मतलब किसको हम कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा? तो ठोस को, द्रव को, गैस को या उपरोक्त तीनों को, सभी को? तो बच्चों इसको हम बताना चाहेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि जो गैस होता है उसकी संपीड़ितता बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों का मध्य रिक्त स्थान अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी?
अब आपको बताना खाली स्थान कहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक होता है, गैस में होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है, इसमें से सभी में होता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गैसों में जो पदार्थों के कणों के बीच जो दूरी होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आप लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बोलता है, बोल रहा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी जल गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। सीएनजी गैस का यूज किया जाता है कहाँ पे, वाहनों में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना चाहेंगे जो सीएनजी गैस का जो फुल फॉर्म होता है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, ताकि और साथ ही साथ जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो बच्चे आप इसको, अगर आप इसका सही आंसर अगर जानना चाहोगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, जिसकी वजह से जो गोताखोर होती है वो पानी को आसानी से काट पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है कि तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। हम बोले थे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेबल वाला, वो कोई एक तो मान लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है फ़ारेनहाइट और सी में है केल्विन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, केल्विन इसका आंसर। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों क्या होता है, के होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, है ना, किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घनत्व, बी में है द्रव्यमान और सी में आयतन और डी में क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, घनत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हो गया, 25 की ओर चलते हैं बच्चों। हम लोग देखते हैं 25 कौन सा है, क्या बोलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बर्तन की दीवार, 25 क्या बोलता है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है, क्या बनता है, दाब बनता है, गतिज ऊर्जा बनती है, अस्थिज ऊर्जा बनती है, या आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दबाव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का क्या कहलाती है ना। तो क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर है क्वथनांक, बी में गलनांक और सी में गुप्त ऊष्मा और डी में वाष्पीकरण। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गलनांक, मतलब कोई भी ठोस जिस तापमान पर वो पिघल करके लिक्विड अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में हो जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 27 नंबर बोलता है कि ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, क्या रहती है, क्या समान रहती है, असमान रहती है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, समान रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर बोलता है कि बर्फ का गलनांक होता है ना, बर्फ का गलनांक होता है मतलब कितने टेम्परेचर पर जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 273.16 केल्विन, बी में है 373 केल्विन और सी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस और डी में है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इसका जो बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 273 डिग्री 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है, और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है शुष्क बर्फ कहलाता है, लाफिंग गैस कहलाता है, या मार्स गैस कहलाता है, यानी में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शुष्क बर्फ कहलाता है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, बी में कम, सी में अपरिवर्तित और डी में इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, संघनन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है, कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या ए और बी दोनों होती है। ठीक है, तो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पहला में अवस्था में परिवर्तन होता है, बी में आकार में परिवर्तन, सी में कोई परिवर्तन नहीं, और डी में सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अवस्था में परिवर्तन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 35 नंबर की ओर। 35 नंबर बोलता है कि 35 में 30 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या सेंटीग्रेड या सेल्सियस के बराबर होता है ना? किसके बराबर होता है 300 केल्विन? तो ऑप्शन नंबर है 27 डिग्री सेल्सियस, बी में 50 डिग्री सेल्सियस, और सी में 30 डिग्री सेल्सियस, और डी में 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए संघनन, बी में द्रवीकरण, और सी में वाष्पीकरण, और सी में इसमें भी बच्चों डी होगा, तो डी में शीतलता। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सूती कपड़े, बी में ऊनी कपड़े, सी में सिंथेटिक कपड़े, और डी में उपयुक्त सभी। तो बच्चों आपको सभी को पता है कि गर्मियों में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? जो आधुनिक वैज्ञानिक है पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात करती है? तो 3 अवस्थाओं की बात करती है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक है, आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हमारा क्वेश्चन है 43 के बाद हम लोग 44 नंबर की ओर चलेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, और डी में प्लाज्मा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, क्या होगा? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, या प्लाज्मा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है, और डी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है,
गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, जमना या ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, संघनन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, यह गैसों में विसरण का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट हमारा जो सही क्वेश्चन है 48 नंबर की बात करते हैं कि 200 केल्विन तापक्रम बराबर होती है। तो 200 केल्विन जो होती है किसके तापमान, कौन से तापमान के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर है -73 डिग्री सेल्सियस, बी में है 73 डिग्री सेल्सियस, सी में है 70 डिग्री सेल्सियस और डी में है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 49 नंबर की ओर। 49 नंबर में क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का कथनांक होता है तो कितना होता है? तो 173 केल्विन, बी में 273 केल्विन, सी में 373 केल्विन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि 373 केल्विन शुद्ध जल का कथनांक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होती है, जो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर है 100 डिग्री केल्विन, बी में 273 केल्विन, सी में 300 केल्विन और डी में 0 केल्विन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 273 केल्विन के बराबर होती है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होती है? ऑप्शन नंबर है कैलोरी, बी में जूल और सी में जूल पर केजी और डी में कैलोरी पर केजी है ना। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, जूल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? यहाँ पे जूल में दिया हुआ, तो देखिए 1 जूल दिया ऑप्शन में 4.18 जूल है और सी में है 0.24 जूल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 4.18 जूल इसका सही आंसर है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? मतलब कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है? ऑप्शन नंबर है ठोस द्रव गैस, बी में है गैस द्रव ठोस, सी में है ठोस गैस द्रव और डी में है गैस ठोस द्रव। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गैस ठोस द्रव। ये क्या बढ़ता हुआ अंतराणुक बल है, मतलब सबसे ज्यादा बल किस में होगा? ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, मतलब सबसे कम गैस में होगा, फिर द्रव में, फिर ठोस में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है या होती है? ऑप्शन नंबर में है 335 किलो जूल पर केजी, बी में है 2260 किलो जूल पर केजी और सी में है 322 किलो जूल पर केजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 335 किलो जूल पर केजी के बराबर होती है बर्फ का गलनांक की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर की ओर। 55 नंबर बोलता है प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, दूसरा में है नाइट्रोजन और तीसरा में है हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में है जल। तो हम लोग जानते हैं कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है या जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड है ना, सॉलिड और लिक्विड तथा गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 55 के बाद हम लोग 56 की ओर चलेंगे। तो 56 क्वेश्चन है हमारा
56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? ऑप्शन है पानी, दूसरा में लोहा, और तीसरा में रुई, और जो लास्ट डी है उसमें शहद। तो बच्चों इसका सबसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा रुई। ठीक है, रुई का जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पदार्थ का गुण नहीं है? पहला घनत्व, दूसरा में संपीड़ितता, सी में विसरण, और डी में तरंग दैर्ध्य। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? आप देखे भी होंगे कि जब वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होती है हमको, हाँ? तो 58 नंबर का आंसर सही हो जाएगा शीतलता, है ना। गर्मी का जो हम लोग पसीना सूखता है तो हमारा वो से हमको शीतलता प्रदान होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित होता है, तथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चित्र के द्वारा देखना है कि ये किसका है। ठीक है, दिए गए पदार्थ की किस अवस्था के कणों का दिखाया गया है। यहाँ कौन से कण के बारे में दिखाया है? देखिए, ना ही ये पूरा तरह से फैला हुआ है, ना ही वो पूरा खाली भी नहीं है, मतलब बीच वाला अवस्था में है। मतलब ये ठोस का पिक्चर है, या द्रव का, या गैस का, या प्लाज्मा का, आपको ये पहचान करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बीच वाला अवस्था कौन होती, द्रव की। तो मतलब ये द्रव की जो चित्र दिखाया गया है वो द्रव को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। ठीक है, आप ये वीडियो लास्ट होने वाली है तो इसलिए आप थोड़ा सा और धैर्य रखें और इस वीडियो को पूरा तरह से कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? ऑप्शन नंबर वाष्पीकरण है, दूसरा में ऊर्ध्वपातन, और सी में संघनन, और डी में संगलन, है ना, संगलन। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन है निम्न ताप, बी में उच्च ताप, सी में उच्च दाब, और डी में उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप। ठीक है, 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऑप्शन है गंधक, बी में आयोडीन, सी में मैग्नीशियम, और डी में ब्रोमीन। तो आपको बता दें बच्चों कि इनमें से एक पदार्थ है जिसका क्या ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी नंबर सही है आयोडीन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर है ठोस, बी में द्रव, और सी में गैस, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, जल का घनत्व बर्फ से कम होता है, या बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, या डी नंबर है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो बच्चों बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है, जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है उष्मा अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, देखिए बी इधर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है कि या उष्मा उत्सर्जित करती है, सी में इसका उसका ताप बढ़ जाता है, और डी में उसका ताप घट जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, उसका ताप घट जाती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा लास्ट खत्म होने वाला है, कुछ 2-4 और क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है,
ऑप्शन नंबर है 335 किलो जूल पर केजी। बी में है 2260 किलो पर जूल 2260 किलो जूल पर केजी। सी नंबर में 322 किलो जूल पर केजी और डी नंबर है 2290 किलो जूल पर केजी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2260 किलो जूल पर केजी होती है जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 68 नंबर बच्चों, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? ऑप्शन नंबर है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए हमको परफ्यूम का या अगरबत्ती का सेंट हमको बहुत दूर तक पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होती है ना? आप जब किसी गैस को गर्म करेंगे तो उसका जो आयतन होता है क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि बढ़ जाता है ना। कभी कोई गैस को गर्म करेंगे तो उसका क्या आयतन जो होती है बढ़ जाती है। और जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों का सब्र खत्म हुआ। अब यहाँ पे पिक्चर आप देख लीजिए बच्चों कि आपको क्या क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में। रुई का टुकड़ा दिया हुआ है, उल्टा रखा हुआ कीप दिया हुआ है, ठोस से बना अमोनियम क्लोराइड और चीनी मिट्टी का प्याले दिखा हुआ है, और ये वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड दिखाया गया है, और नीचे में आपको बर्नर दिखाया गया है। अब इस चित्र को देख करके बताइए किस किस विधि का यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए आप ऑप्शन में दिया है कि ये अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण है, अमोनियम क्लोराइड का संघनन है, या अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन है। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप फिर मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के वीडियो के साथ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे